Hi everyone, welcome to Mathsthan. Today we will be starting up with the marathon and we were doing cytology. So, my dear students, let's get started and chaliye, let's do that part which is associated with the cytology and highly important questions. So, let's have a look at the question number 1. All right, so let's have a look at the question number 1 for today, which is the exchange of chromosome segments between non-homologous chromosome is. If you remember yesterday I told you, मैंने बताया था आपको कि जब exchange हो रहा है मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में तो हम उसे क्या बोलेंगे? वी विल बी रेफरिंग टू इट एज, हम इसको रेफर करते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या रेफर करते हैं इसको हम? ट्रांसलोकेशन। डिलीशन का मतलब है कि कुछ डिलीट हो गया है एक पार्ट। डुप्लीकेशन का मतलब है कि वो डिवाइड हो गया है और उसने डुप्लीकेट कर लिया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन से ये हो चुका है। इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब हो गया कि उसने अपनी लोकेशन को ऑल्टर किया है। अब आता है ट्रांसलोकेशन व्हिच इज रिलेटेड टू व्हाट? द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो होती है वो जनरली कैसी होती है? वो बाई पेरेंटल होती है, मतलब दोनों मदर फादर से आते हैं, वेटर्नल होती है, सिर्फ मदर से आती है, या फिर पेटर्नल होती है, या फिर वाइलिंग्ड होती है। वेरी गुड। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो इनहेरिटेंस है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमें सिर्फ मदर से मिलता है, दैट इज इट इज मैटरनल। क्यों? क्योंकि जब हम पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे होते हैं तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये स्पर्म है और ये ओवम है, तो जब ये फ्यूजन वगैरह होती है जेनेटिक मटेरियल तो आधा आधा हमें मिलता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल है जो कि सिर्फ हमें मैटरनल साइड से ही मिलता है। The frequency of recombination between two genes is directly proportional to, जब हम recombination पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं factors affecting recombination या फिर factors influencing recombination। तो factors influencing recombination या factors affecting recombination में सबसे पहला पार्ट आता है about what? About the yes। सो इसमें क्वेश्चन देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ राइबोसोम कितने हैं उस पे डिपेंड करता है, जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है उस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड करता है, या फिर इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, किस पे डिपेंड करता है? सो फॉर दिस वन टू बी करेक्ट, यस, डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जितना ज्यादा जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कम होने वाली है। और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब होगी? जब डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज नॉट टू वाइड, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो नहीं होगा। सुसाइड बैग्स कौन से होते हैं? अगर आपने कल वाली क्लास बहुत अच्छे से करी है तो मैंने आपको कहा था कि बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वो जो परसिस्ट करते हैं, क्वेश्चंस तो वेरी करेंगे लेकिन कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा परसिस्ट करते हैं, उनमें से एक है ये वाला विच इज सुसाइडल बैग्स। तो मैंने आपको कल बताया था, चलिए इसका करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड एज, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हम गोल्गी बॉडीज बोलेंगे, या फिर हम उन्हें राइबोसोम्स बोलेंगे, या फिर हम उन्हें लाइसोसोम बोलेंगे, या फिर हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। सो इसका टू टेल यू अबाउट दिस करेक्ट वन, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो सुसाइडल बैग्स होते हैं ना, दे आर अ काइंड ऑफ, यस, वो लाइसोसोम्स इसके एग्जांपल्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि गोल्गी बॉडीज जो मैंने कहा दे प्रिपेयर द वेसिकल्स, जो राइबोसोम्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो लाइसोसोम बचता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ये बनाता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो लाइसोसोम जो आता है वो करेक्ट आंसर आता है। अब इसमें एक चीज और बताने वाली है कि एक होता है लाइसोसोम, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली होता है और लाइसोजाइम जो है वो एक एंजाइम है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डिफरेंस की बात कहाँ कर रही हूँ। गॉट माई पॉइंट? Okay, now let's have a look at the next part of it, which is cristae are associated with. Crista किसके साथ associate करता है? ठीक है, तो देखो
जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं विच इज काइंड ऑफ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एग्जैक्टली लाइक दिस विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। और ऐसा क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो क्या होने वाला है? विद एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया मोर एंड मोर क्या होने वाला है? एटीपी सिंथेसिस होने वाली है, क्योंकि सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है। कौन सा एंजाइम है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है? विच एंजाइम जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स? ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज योर लाइगेज। सो आपका डीएनए लाइगेज होता है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन से हैं? मैंने कल भी बताया था। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है। लीडिंग स्ट्रैंड जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो फ्रेगमेंट से बनी होती है। उन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और डीएनए लाइगेज एक ग्लू की तरह काम करता है जो इनको बाइंड करता है। सो ये सील करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को, जो डीएनए और डीएनए के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे अगर ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, यहाँ पर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उनको जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। दैट इज योर सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चार्गफ रूल जो है वो क्या स्टेट करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्गफ रूल क्या स्टेट करता है? चार्गफ रूल कहता है कि ए जो है वो हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, सी जो है हमेशा जी के साथ बाइंड करता है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि टी ए के साथ बाइंड करता है, जी सी के साथ बाइंड करता है, ठीक है। लेकिन ए टी के साथ बाइंड करता है और टी ए के साथ बाइंड करता है तो डबल बॉन्ड से करेगा, सी और जी ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाइंडिंग का प्रोसेस बताया। अब आप बोलोगे इक्वल टू थोड़ा ना है, ये बाइंडिंग बताया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है कौन किसके बराबर है, यानी कौन किसके साथ अटैच करता है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जहां पर आप देखें तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है। तो इनकी पेयरिंग के ऊपर है, चार्गफ रूल पेयरिंग की बात कर रहा है। और अगर मोर प्रिसाइजली मुझे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ ए डबल बॉन्ड टी एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। मोर प्रिसाइज आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। कौन सा आरएनए है जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है राइबोसोम का? यानी राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन बनाएगा? कौन सा टाइप का आरएनए बनाता है? टीआरएनए बनाएगा? नहीं। आरआरएनए बनाएगा, एचआरएनए बनाएगा, या एमआरएनए बनाएगा? तो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर है आरआरएनए बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आरआरएनए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को जितना सिंपली आप किसी चीज को लेके चल सकते हो लीजिए, because here R refers to ribosome, R refers to protein, ठीक है। तो it is having some kind of connection। राइबोसोमल आरएनए का काम ही ये होता है कि वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करता है और राइबोसोम बनाता है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? सेंट्रोमियर से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, टेलोमियर से, या काइनेटोकोर से? ठीक है, काइनेटोकोर कौन सा पार्ट है? जहां पर अटैचमेंट होती है क्रोमोसोम की, सेंट्रल, है ना। लेकिन टीलोमियर जो है वो उसके हम फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं। सेंट्रोमियर सेंटर वाले पार्ट को बोलेंगे। यहाँ करेक्ट आंसर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरी। इसको ओरी भी बोलते हैं, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए, यानी हटाता है? कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर्स को हटा देगा, यानी रिमूव कर देगा? अटैच नहीं कर रहा है, ये हटा रहा है। वेरी गुड। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, कौन सा वाला आएगा यहाँ पर? डीएनए पॉलीमरेज 1, लाइगेज, हेलिकेज, या प्राइमेज? सो माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर जो इसका बनता है दैट इज योर डीएनए पॉलीमरेज 1। सो ये रिमूव करता है आरएनए प्राइमर्स को और डीएनए के बीच का गैप को फिल करता है। तभी आप सुनते हो डीएनए पॉलीमरेज बहुत जरूरी एंजाइम है, ठीक है। तो मल्टीपल रोल्स प्ले करता है। हिस्टोन्स किसमें नहीं प्रेजेंट होते? ह्यूमन सेल्स में, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, मतलब या फिर बैक्टीरियाज में, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में। शाबाश, वेरी गुड।
सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिस्टोन्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। हाँ, बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होते, क्यों? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट होता है। तो अगर आपको पता है और याद है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं they have one innate thing to do. What is that? Prokaryotes usually they lack the nuclear membrane. That means if this is the cell, inside is the genetic material, it will lie suspended directly in the cytoplasm. Nothing is there to bound it. तो बाउंड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली लाई कर रहा है साइटोप्लाज्म में, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इसको ज़रूरत नहीं है हिस्टोन प्रोटीन्स की, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, तो इनको बाइंडिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड रेस्ट इफ़ यू सी ह्यूमन सेल्स, हम यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, प्लांट सेल्स भी यूकैरियोट्स है, एनिमल सेल्स भी यूकैरियोट्स है, तो कॉमनली पता चल रहा है यहाँ से। कौन सा सेल साइकिल का फेज है जहां पर डीएनए सिंथेसिस हो रही है? इन सब के अलावा एक जी नॉट भी होता है जो नेसेंट स्टेज होती है, जहां पर सेल साइकिल जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता है जब तक फेवरेबल कंडीशंस जो है वो रिवाइव नहीं करती। बट अब हमने ये जानना है कि डीएनए सिंथेसिस जो है कौन से फेज में होता है, इन सब में से कौन से वाले फेज में डीएनए का सिंथेसिस जो है वो पॉसिबल होगा। वेरी गुड। So the correct answer for this one goes to be B, S phase. S phase क्यों? क्योंकि मैं हमेशा, फिर से देख लो, विच इज़ वेरी एविडेंट, आपको थोड़ा लॉजिक थोड़ा फैक्ट यूज करना पड़ता है। डीएनए सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो डीएनए सिंथेसिस एस फॉर सिंथेसिस और एस फॉर सिंथेसिस फेज होता है। तो पूरा सेल साइकिल हम डीएनए सिंथेसिस के लिए कर रहे हैं, तो सिंथेसिस फेज में क्या सिंथेसाइज होगा? डीएनए, सिंपल। सो दैट इज एस फेज। My dear students, you have to be very careful while doing these questions. साइक्लिन्स क्या रेगुलेट करते हैं, मतलब किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन की डाइजेशन में, सेल साइकिल प्रोग्रेशन में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, किस में हेल्प करते हैं? साइक्लिन्स। शाबाश। तो जो साइक्लिन्स होते हैं दे हैव अ की रोल टू प्ले इन द सेल साइकिल प्रोग्रेशन, ठीक है। सेल साइकिल में साइक्लिन्स हेल्प करते हैं। स्पिंडल चेक पॉइंट क्या इंश्योर करता है कि एटीपी जनरेट हो, एटीपी प्रोड्यूस हो या जनरेट हो, प्रॉपर क्रोमोसोम अटैचमेंट हो, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो? वेरी गुड, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज योर प्रॉपर क्रोमोसोम अटैचमेंट। स्पिंडल चेक पॉइंट जो होता है सेल साइकिल में, वो ये मेंटेन करता है कि आपका अटैचमेंट जो है वो स्पिंडल का प्रॉपरली हुआ हो। अब आप खुद सोचो, ये स्पिंडल फाइबर जिस तरह से बन रहे हैं, ओके, बट क्रोमोसोम यहाँ पर अटैच है, बट यहाँ लूजली अटैच है और वो यहाँ पर आ गया, वो तो अटैच ही नहीं हो पाया। तो फिर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल जो जाएगा आगे वो अनइक्वल जाएगा, प्रॉपरली नहीं जाएगा। सो विच विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट सेल्स प्रोडक्शन के लिए, है ना। सो स्पिंडल चेक पॉइंट क्या इंश्योर करता है कि प्रॉपर क्रोमोसोम की अटैचमेंट हो। कौन सी म्यूटेशन एक प्यूरिन को अनदर प्यूरिन के साथ चेंज कर देती है? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, डिलीशन या इंसर्शन? वेरी गुड। ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन, डिलीशन या इंसर्शन? सो द करेक्ट आंसर गोज टू बी योर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? या तो एक प्यूरिन एक पिरामिडीन से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा इसे बोलेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से हो जाएगी उसे बोलेंगे ट्रांजिशन। डिलीशन, हट ही गया। इंसर्शन, कुछ नया ऐड ऑन हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल AGT ऐसे होना था, कुछ नया आ गया, यहाँ G बन गया, तो ये हो जाएगी इंसर्शन। डिलीशन में क्या होगा? AGT था, G हट गया, ये हो जाएगी डिलीशन, ठीक है। चलो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में सिर्फ सब्सटीट्यूशन होता है, या फिर सिर्फ इंसर्शन डिलीशन होता है, या इन्वर्जन होता है, या डुप्लीकेशन होता है? इनमें से कुछ तो एक होगा। व्हाट इज दैट? सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर हम याद रखें तो यहाँ पर होता है एडिशन और डिलीशन शिफ्ट्स दी रीडिंग फ्रेम। तो या तो एडिशन होगा या डिलीशन होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप की म्यूटेशन ये है, सिंपलेस्ट होने में नहीं, सिंपलेस्ट पढ़ने में। हमें पढ़ने के लिए फ्रेम शिफ्ट ईजी लगती है, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट में कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, या तो AGT है
जी हट जाएगा या AGGT आ जाएगा, एक नया जी आ जाएगा। तो इट कैन बी एडिशन और इट कैन बी डिलीशन एज वेल। साइलेंट म्यूटेशंस कहाँ होती है, क्यों होंगी साइलेंट म्यूटेशन? जेनेटिक कोड ओवरलैप करता है, जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, DNA सर्कुलर है, या ट्रांसलेशन जो है वो एब्सेंट है। कौन सा होगा, आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, साइलेंट म्यूटेशंस जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? साइलेंट म्यूटेशंस होती हैं क्योंकि जेनेटिक कोड डीजेनरेट होता है। हमने एक इस तरह से ही एक MCQ पहले देखा हुआ है एग्जाम में, जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, इस पे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि डीजेनरेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर AUG है, ये कोई एक प्रोटीन बना रहा है से ट्रिप्टोफैन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये ग्लाइसिन भी बना रहा है, मतलब मल्टीपल कोडॉन सेम अमाइनो एसिड को भी बनाते हैं और सेम कोडॉन मल्टीपल को भी बनाता है। डीजेनरेट इसीलिए बोलते हैं कि एक ही आपका जो कोडॉन है, मतलब बहुत सारे कोडॉन जो है, जैसे CUG भी लगा लो, ATG भी लगा लो, तीनों के तीनों फॉर एग्जाम्पल ये दोनों चीजें बना रहे हैं। ठीक है, सो दैट कम्स अंडर योर साइलेंट म्यूटेशंस। व्हाई? बिकॉज दे आर डीजेनरेट। कौन से साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन बताया बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरियाज अपटेक कर लेते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को? ओके, कि कौन सा यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर बैक्टीरियाज, अगर मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, बाहर कोई जेनेटिक मटेरियल, कैसे ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चले जाएगा? हम पढ़ते हैं एक टॉपिक बैक्टीरियोफेज, याद है, जो वायरस के साथ अटैच करता है, बस वही एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, ग्रिफिथ ने किया है 1928 में। वाटसन एंड क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर दिया है। ग्रिफिथ ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है। मेंडल ने आपको इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स दिए हैं। और मॉर्गन ने क्या दिया है? मॉर्गन ने आपको दिया है, TH मॉर्गन ने क्या दिया है? TH मॉर्गन ने दिया है आपको ड्रोसोफिला के ऊपर क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, तो आपको याद रखने किसने क्या दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारी आता है। देखो, एक कुछ क्वेश्चंस तो सीधे सीधे श्योर है कि किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अगर 3 में से ये आपको 2 भी पता है तो आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। ये चेक करो, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज प्रोटीन, RNA, DNA, लिपिड। वेरी गुड। ऑल राइट, तो एवरी मैक्लियोड मैककार्टी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन है, DNA है, RNA है, लिपिड है। तो इन्होंने बताया था कि वो DNA होता है। तभी हमने कहा था कि पहले तो हमें बहुत कंफ्यूजन थी कि जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, RNA होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, या क्या होता है। सो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, एवरी का, लियोड का और कार्टी का, जिन्होंने हमें ये बताया दैट द एक्सपेरिमेंट जो है उससे ये पता चला कि हमारा DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी हमें पता है DNA जेनेटिक मटेरियल, बट पहले कंफ्यूजन थी। तो उसको क्लियर करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते थे, जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ देम। हर्शी एंड चेज ने कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें से यूज किया था? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है। वेरी गुड, शाबाश। सो हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था वो था इकोलाई बैक्टीरियोफेज में। अभी अभी मैंने आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में भी बताया, तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर था। हुआ क्या था कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारी लाइक बैक्टीरियोफेज लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि एक वायरस जैसा होता है बेसिकली। इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और इसको एक बैक्टीरिया के मतलब ऊपर इंसर्ट करा ताकि इसका जेनेटिक मटेरियल अपटेक कर सके। तो ये पाया गया कि ना इसने प्रोटीन को अपटेक किया, ना इसने लिपिड को अपटेक किया, ना इसने RNA को अपटेक किया। इसने किया तो DNA को अपटेक किया। तो इससे हमें पता चला कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा एंजाइम है जो mRNA को बना सकता है? कौन सा एंजाइम है इनमें से जो क्या कर सकता है, विच कैन बेसिकली फॉर्म द mRNA? सो द करेक्ट आंसर गोज टू योर यस, बी पार्ट, दैट इज दिस वन। सो ये RNA पॉलीमरेज का काम है।
ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का काम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर्स को जोड़ने का काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को बनाता है, एमआरएनए बनता है इसीलिए आपका आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए यूं ही नहीं बन जाता। डीएनए से आरएनए बनने के लिए भी यू नीड एमआरएनए, एंड दैट एमआरएनए इज एक्चुअली कैटलाइज्ड, द फॉर प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज व्हिच एड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टॉप कोडॉन यूजीए किसके लिए कोड करता है? इज इट कोडिंग फॉर मिथ्योनिन? क्या वो कोड करता है ग्लाइसिन के लिए, या फिर कोई अमाइनो एसिड नहीं कोड करता, या ट्रिप्टोफैन के लिए? बहुत ज्यादा, अगेन आई वुड से इट इज अ कॉमन प्रोसेस, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। सो जो स्टॉप कोडॉन यूजीए होता है, आपको स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन पता होना चाहिए। स्टॉप कोडॉन जो है यूजीए, दिस कोड्स फॉर नो अमाइनो एसिड, ये कोई अमाइनो एसिड नहीं बनाता क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, ये वहां पर टर्मिनेशन कर देता है किसी भी प्रोसेस की। कोडोमिनेंस कहाँ पर इलिस्ट्रेट बेटर होती है? एबीओ में, बी का फ्लावर कलर में, टॉलनेस में, या सीड के शेप में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली, है ना, बहुत कॉमन, बी, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। यहाँ पर कोडोमिनेंस होता है, जहां पर हम देखते हैं ए और बी है, अगर बी भी प्रेजेंट है तो इट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर बी प्रेजेंट है, अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है, एंड इफ ब्लड इज लाइक बी पॉजिटिव, तो यू कैन नॉट गिव दैट पर्सन ए बी, क्योंकि ए के एंटीजेंस भी चले जाएंगे तो उसकी बॉडी ए को एंटीबॉडी, ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी एंड पर्सन विल डाई। ठीक है, रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगी, सेल्फ रिएक्शंस। टेस्ट क्रॉस क्या हेल्प करता है हमें जानने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर गोज टू बी, यस, बी, अननोन जीनोटाइप। टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हैं, पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस में आप ये करते हैं कि कोई भी जनरेशन जो आपके पास आई है, से फॉर एग्जांपल F1, उसे आप किसी भी रिसेसिव के साथ क्या करते हो, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हो। जैसे F1 जनरेशन मेरी आई TT फॉर एग्जांपल, मैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ उसको क्रॉस करवाती हूँ। इससे मुझे क्या पता चलेगा, अननोन जीनोटाइप के बारे में पता चलता है। लिंकेज की वजह से क्या होता है, लिंकेज क्या रिड्यूस करती है? लिंकेज की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन रिड्यूस होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, या सेल डिवीजन रिड्यूस होती है? शाबाश। व्हाट विल हैपन विद दिस प्रोसेस? सो लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, जो आपके अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं इन द गैमीट्स। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या चांसेस बढ़ते हैं? वेरी गुड। क्रॉसिंग ओवर जब ज़्यादा होगी तो आपकी जेनेटिक वेरिएशन भी ज़्यादा होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर कम होगी, जेनेटिक वेरिएशन भी कम होगी। ये क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स और उस सब में हमने देखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग में। अच्छा, ट्राइसोमी 18, ये तो आप टिप्स पे याद रखिए, मैं आपको बार बार ही बोल रही हूँ, टिप्स पे याद रखो कौन से ट्राइसोमी है और नलिसोमी है, सब याद रखना है अबाउट द सिंड्रोम्स। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। शाबाश। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, आप सब पढ़ पढ़ के डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइनफिल्टर बोलते हो कि यही इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड सिंड्रोम भी है जहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, यानी एडिशन हो जाती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? शाबाश। बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? नो, बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? बार बॉडी रिप्रेजेंट करती है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो इनएक्टिव होते हैं, दैट इज टू X1।
नाउ इज योर एजर्शन रीजन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं सेल के। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कैरी करते हैं, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, और इनको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द राइट वन? वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ए ओनली, दोनों सही है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आई विल टेल यू। देखो, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ट्रू है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ट्रू है, और वो रिलीज होते हैं। यहाँ लगा दो बिकॉज। ओके, यूज बिकॉज हियर, एंड इफ इट सूट्स लाइक, see, lysosomes are known as suicidal bags of the cell because they contain hydrolytic enzyme। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एंजाइम्स कैरी करते हैं जो वो काम करेगा। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू हैं, लेकिन आर भी इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाता है। कई बारी बिकॉज लगा के जब आप देखते हो दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट होती है, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो आप उसका आंसर ए नहीं लगा सकते। यू विल से देन इट इज बी। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ओरिजिनेट होता है एंडोसिम्बायोसिस से। वेरी गुड। हम्म। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस करता है खुद का डीएनए, बिल्कुल हाँ वो करता है, और एंडोसिम्बायोसिस से वो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए, यानी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताती है कि डीएनए सर्कुलर है, टाइप कौन सी है। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्टिंग्विश करता है हेटेरो और यूक्रोमैटिन को? मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन को, रिमेंबर है? आई एक्सप्लेन्ड यू। तो अब मुझे आप करेक्ट आंसर बताएंगे। यूक्रोमैटिन लैक करता है डीएनए, इसके पास डीएनए नहीं होता। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड के ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गोज टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम? शाबाश, we need to get the correct answer out of all। शाबाश। तो करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स इज सी। मैंने कहा है यूक्रोमैटिन लूजली होते हैं और वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। अगर मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूँ, यूक्रोमैटिन इस तरह से पैक होगा, लूजली पैक होंगे, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपका हेटेरोक्रोमैटिन होगा वो डेंसली पैक्ड होता है, ऐसे ऐसे करके पैक होता है, बहुत डेंसली पैक होता है, और ये इनएक्टिव भी होता है ट्रांसक्रिप्शनली, तो ये किसी काम का इतना है नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which enzyme involves RNA primers during DNA replication in prokaryotes? इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर सकता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 के जो फंक्शंस हैं वो थोड़े सिंथेसिस वाले फंक्शंस हैं। ठीक है, रिमूविंग वाले फंक्शंस आपके पॉलीमरेज के हैं। प्राइमेज प्राइमर्स में हेल्प करेगा, लाइगेज बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है कौन सा एंजाइम किस में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करता है। चलिए ये चेक करिए। This is also assertion reason. Ribosomes are not membrane bound organelles. membrane bound नहीं है। राइबोसोम्स के पास आरआरएनए होता है और इसके पास प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन करते हैं। चलो, आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वेरी गुड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी। दोनों ट्रू हैं, बट आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता ए को। ठीक है, क्यों? राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, हैं नहीं है, दे आर नॉट। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। राइबोसोम्स में आरआरएनए होता है, प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फंक्शन करता है। हाँ ठीक है, आप बिकॉज लगा के देखो यहाँ पर। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड इसीलिए नहीं है क्योंकि राइबोसोम के पास आरआरएनए और प्रोटीन्स हैं। ऐसा कैसे हो गया? नहीं ना। राइबोसोम्स के मेम्ब्रेन बाउंड का ना होने का कारण ये कब से हो गया कि आरआरएनए और प्रोटीन्स हैं, इसीलिए वो उसके पास वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं? नो।
ऐसा तो नहीं है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एवरीवन, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 81, द रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू पिरामिडीन इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक है, अगर हम बनाए विच इज काइंड ऑफ लेडर लाइक। अब मुझे आप बताओ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में रेशो क्या होती है, प्यूरिन टू पिरामिडीन की रेशो क्या होती है। कहीं जगह डबल बॉन्ड से बाइंडेड है, कहीं जगह ट्रिपल बॉन्ड से बाइंडेड है, लेकिन इनकी रेशो क्या है। रेशो इनकी 2:1 है, 1:2 है, 1:1 है, या 3:1 है। तो ये लॉजिक लगकर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब हमें याद हो व्हेन वी वर टॉकिंग कि डीएनए जो है लेटर लाइक है, ए बाइंड्स टू टी, जी बाइंड्स टू सी, हमने ऐसे जब बताया तो एक प्यूरिन पिरामिडीन के साथ अटैच होता है। तो ऑब्वियस है जब एक प्यूरिन एक पिरामिडीन से बाइंडेड है तो रेशो 1:1 होनी चाहिए। और यही रेशो हमें लॉजिक सोच सोच के भी नहीं पता अगर, तो हमें टॉपिक से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने चारगफ्स रूल में देखा है कि रेशो 1:1 होती है। गॉट माई पॉइंट? सो इस तरह यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इनको करना भी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट with the next part which is question number 82। एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, यानी टू एन ऑर्गेनिज्म है, उसके 24 क्रोमोसोम्स हैं। मेटाफेज 1 होगा जब मियोसिस का, तो नंबर ऑफ बाइवेलेंस कितने होंगे? शाबाश। सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हो जाएंगे 12। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटाफेज का प्रोसेस चल रहा है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, हेप्लॉइड नंबर एग्जिस्ट करता है, बाइवेलेंस हेप्लॉइड से ही बनेंगे, तो नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, बाइवेलेंस 12। चेक दिस वन। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है, क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। ओके, शाबाश। सो इसका करेक्ट आंसर अगर मुझे बताना है तो आ जाएगा सी। ए ट्रू है, आर गलत है। ऐसा इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता ही है, ये तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि अगर आपको याद हो क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नो डाउट इन दिस। ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है नहीं, वो तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो आर गलत है और ए सही है। तो जब आर ही गलत हो गया तो बिकॉज लगा के देखने की जरूरत ही नहीं है। इनमें से कौन सा फेज है जहां टर्मिनलाइजेशन हो जाती है क्याजमेटा का, यानी क्याजमेटा टर्मिनल साइट्स पे पहुंच जाता है? शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी नीड टू नो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, यस दैट इज कि टर्मिनलाइजेशन जो है वो डायकाइनेसिस में होती है। क्योंकि आपको वही बात है, मैंने ये भी बताया आपको, यू हैव टू get through the things nicely. I told you, you can remember it as LPD square, leptotene, pachytene, diplotene, diakinesis। diakinesis लास्ट वाला प्रोसेस है, टर्मिनलाइजेशन लास्ट स्टेप में होती है। हिस्टोन्स किस में रिच हैं? ओहो, हिस्टोन्स किस में रिच हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन में। ये मैंने कल भी बताया था आपको, ऐसे करके याद रख सकते हो, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं? पहले तो ये कंफ्यूजन थी कि सेमी कंजर्वेटिव है या फिर ये कंजर्वेटिव है, तो पता चल गया सेमी कंजर्वेटिव है। लेकिन अब सेमी कंजर्वेटिव अगर ये है तो ऐसा क्यों, क्यों बोलते हैं हम ये सेमी कंजर्वेटिव है? शाबाश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बोलने के पीछे कारण यही है, दैट इज क्योंकि हर डॉटर मॉलिक्यूल जो है उसके पास पेरेंटल, यस, एक पेरेंटल और एक नया सिंथेसाइज स्टैंड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये पेरेंट का स्ट्रैंड है, आगे एक स्ट्रैंड इसको, एक स्ट्रैंड इसको, ऐसे मिलेगा। ठीक है, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड होगा ये इसका होगा अपना, ठीक है, और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो इसका अपना होगा। तो क्या हुआ, एक पेरेंट का स्ट्रैंड मिला और एक नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड मिला।
ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड में, और डीएनए पॉलीमरेज जो है सिंथेसाइज करता है 5' to 3' डायरेक्शन। शाबाश, बताइए। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सिंथेसाइज ये लैगिंग स्ट्रैंड में ही होते हैं फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में। और दूसरा क्या है, दूसरी स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ यस। तो पहली स्टेटमेंट में क्या गलती आपको नजर आ रही है? वेरी गुड, यू गॉट इट राइट। सो पहली स्टेटमेंट में हमें ये गलती नजर आती है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में गलती नजर आ रही है? नहीं, डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' ही जाते हैं, अभी तो मैंने ऊपर बताया, है ना? तो जब आप यहाँ बिकॉज लगाते हो, यू कम अप विद द पॉइंट दैट यस, यू कम अप विद द पॉइंट दैट ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं, ओके, और 5' to 3' जाते हैं। तो इट फॉर्म्स द करेक्ट आंसर एज ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो डीएनए की रीजॉइनिंग को प्रिवेंट करता है, ताकि जब रेप्लिकेशन हो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं रेप्लिकेशन कर रही हूँ, ठीक है, जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और इसकी रेप्लिकेशन कर रहे हैं और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को वापस, क्योंकि जुड़ भी तो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, तो इनको जुड़े रखने से कौन बचा के रखता है? कौन इनको जुड़ने नहीं देता है? सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, कौन है जो इनको जुड़ने नहीं देगा? वेरी गुड। सो इसका करेक्ट आंसर आता है डी, SSBP प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सेपरेट करके रखता है, इनको बाइंड करने में हेल्प भी करता है, यस, ताकि इनकी बाइंडिंग ना हो सके। वी नीड टू रिमेंबर, ओके, यस, दैट इज करेक्ट। सो SSBP प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अच्छा, कौन सा फिनोमिना है जहां पर एक जीन इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को, यानी एक जीन है और बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, शाबाश। ऑल राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए प्लियोट्रॉपी होती है। हम इन जीन्स को जो प्लियोट्रॉपी करते हैं उन्हें हम प्लियोट्रॉपी जीन्स भी बोलते हैं, यानी एक जीन है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है। चलो, चेक दिस वन। ट्राइसोमी 21 से कौन सा होता है? एडवर्ड तो 18 से हो रहा है ट्राइसोमी, तो इसका तो चांस ही नहीं बनता, है ना? यू आर लेफ्ट विद फर्स्ट थ्री, तो व्हाट डू यू थिंक विच वन विल बी करेक्ट? वेरी गुड। सो इसका करेक्ट आंसर आता है बी। बी क्या है? डाउन सिंड्रोम, ठीक है, बी है डाउन सिंड्रोम। सो ट्राइसोमी क्रोमोसोम 21, डाउन सिंड्रोम 18, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, याद रखना है। चलो, अभी देखो बार बॉडी, अभी देखो बार बॉडी। बार बॉडी रिप्रेजेंट करती है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को, हमने अभी पढ़ा, सही है। डोसेज कंपोजिशन इक्वलाइजेस एक्स क्रोमोसोम जीन एक्सप्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, और ये एक्सप्लेन भी करता है। देखो, जितना आपका एक्स लिंक जीन एक्सप्रेशन है, अगर उसको कोई कंपनसेट करता है तो डोसेज कंपनसेशन के तरह से हम बोल सकते हैं इसको, हाँ। 92nd क्वेश्चन, अ टेस्ट क्रॉस इज प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन। क्या करेगा टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्या करेगा? डिटरमाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। सो टेस्ट क्रॉस प्राइमरली यूज होती है टू डिटरमाइन दी, यस, इट इज हेल्पिंग टू डिटरमाइन दी अननोन जीनोटाइप। जीनोटाइप अननोन है, हेल्प कर जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक क्रॉस करेंगे हम ए ए बी बी, और एक क्रॉस करेंगे ए ए बी बी,
ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स हैं, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ए बी बी बनेगा? इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ए बी बी बनेगा? अगर आपको याद हो, ठीक है, अच्छे से, कि मैंने आपको क्या कहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसकी रेशो याद कर लो। ठीक है, बनाने तो बैठोगे नहीं आप एक एक, है ना? तो इसकी रेशो से आप इसको निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ देखो, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, आंसर इज सी 1/16। ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल 16 में से सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी है कि वो बन सके, तो 1/16। और अगर आप रेशो देखोगे तो 1 आएगा लास्ट में, मतलब एक जो बन रहा है वो कौन से बनेंगे? ए ए बी बी बनेंगे, रिसेसिव वाले होमोजाइगस बनेंगे। तो आप वहां से ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल 16 है और एक ही ये वाला बनेगा रेशो से, तो ये आ जाएगा 1:16। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स चेक विद क्वेश्चन नंबर 94। सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए, किसने दिया? ये आप यूज करें एलिमिनेशन और आपका बहुत अच्छा निकलेगा ये आंसर। सिर्फ आपको एलिमिनेशन यूज करना है। यूज एलिमिनेशन एंड गेट द आंसर फॉर दिस वन ऑल्सो। वेरी गुड। सो एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे? वाटसन और क्रिक ने तो मॉडल दिया था, ये तो देंगे ही नहीं। ठीक है, इन्होंने मॉडल दिया था डीएनए का। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। स्टाहल का भी रिलेटेड टू दिस अपटेक वगैरह। मिसल्सन का भी। हर्शी एंड चेज ने क्या किया? हर्शी एंड चेज ने बताया आपको अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल। मिसेल्सन एंड स्टाहल जो हैं वो डीएनए के रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेशन होने को बताते हैं। दे गिव एविडेंस ऑफ द सेम। कौन सा स्ट्रक्चर है जो अटैच करता है क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर के साथ? तो अगर आप ये देखें, ये रहता है एक आपका क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे काइंड का क्रोमोसोम है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, चल मैं स्पिंडल फाइबर बना, हाँ स्पिंडल फाइबर जैसे मैंने ऊपर भी बनाया अभी, तो कौन सा पार्ट है जो अटैच होता है? ये सेंट्रल वाला पार्ट जो है वो अटैच होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, आपको याद रखना है, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी ये देखो, टीलोमियर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, टीलोमेरेज की एक्टिविटी कैंसर सेल्स में। टीलोमेरेज प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग कर देता है क्रोमोसोम के एंड्स की। कौन से स्टेटमेंट हमें लगता है कि सही है? विच स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी राइट? वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर गोज टू बी यस, टेलोमेरेज एक्टिविटीज कैंसर सेल्स में हाई होती है और टीलोमेरेज जो है वो प्रिवेंट करता है क्रोमोसोम के एंड की प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग को भी। कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि इन्वॉल्व होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में? इंट्रा पता है आपको? लाइसोसोम। ठीक है, सुसाइडल बैग्स। न्यूक्लियोलस प्राइमरी साइट किसके लिए है? न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? लिपिड, राइबोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर एटीपी सिंथेसिस? शाबाश, क्या बनता है इसमें? न्यूक्लियोलस में क्या बनता है माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस में बनता है राइबोसोम बायोजेनेसिस, यानी राइबोसोम प्रोडक्शन होती है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है एट द सेम टाइम। द क्वेश्चन सेज दैट विच स्टेज, इनमें से कौन सी स्टेज है माइटोसिस की? इनमें से कौन सी स्टेज है माइटोसिस की जो कैरेक्टराइज्ड है बाय द अलाइनमेंट of the chromosomes at the equatorial plate? Very good. सो द करेक्ट आंसर इज मेटाफेज। वाई माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने हमेशा आपसे आपको यही बात बोली है कि अलाइनमेंट अगर बात करते हो कि हाँ क्रोमोसोम सेंटर में आके अलाइन कर रहे, इक्वेटर पे आके वो ऐसे अलाइन हो गए हैं पूरे, तो उसको हम मेटाप्लेट भी बोलते हैं। इसको हम मेटाप्लेट भी बोलते हैं, तो वहीं से नाम डिराइव हो गया है मेटाफेज। ठीक है, और कैसे याद रखते हो माइटोसिस को? पीमैट, मैंने कल भी बोला था पीमैट। ये क्वेश्चन is also nice one. Have a look. Peroxisomes participate in photorespiration in plants and they contain catalase that decomposes the hydrogen peroxide. Peroxisomes जो हैं वो participate करते हैं प्लांट्स की फोटो रेस्पिरेशन में एंड दे कंटेन कैटलेज जो कि हेल्प करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए।
वेरी गुड. So both of the statements, yes, yes. So both are true, but R is not explaining completely because फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में हो रही है, कैटलिस्ट डिकम्पोजिंग ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एनिमल्स में हो रहा है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है दोनों चीजों को, बट हाँ है सही है ये. ओके. ह्यूमंस में माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स कहाँ से आते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स कहाँ से आती है? वेरी गुड. वेरी गुड. ओके. सो ऑब्वियसली मदर. अच्छा. कोडोमिनेंस कौन एग्जिबिट कर रहा है? स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर, एबीओ ब्लड ग्रुप, एल्बिनिज्म या फिर हीमोफीलिया? यस. सो द करेक्ट आंसर इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. ये क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपके डीएनए बेसिस में 30% एडेनिन है, देखते चलना, अगर आपके पूरे डीएनए में 30% क्या है, 30% आपके अगर, यस, डीएनए के बेसिस 30% एडेनिन है, तो बताइए कि ग्वानिन कितने परसेंट होगा? प्लीज यूटिलाइज चार्गफ्स रूल. Please utilize Chargaff rule to get the answer for the same. शाबाश. सो अगर 30% जो है वो एडेनिन है, यानी 30% अगर प्यूरीन्स हैं, तो पिरामिडीन्स कितने होंगे? ऑब्वियसली प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स दोनों बराबर हैं. देखो ऐसे नहीं होता है, आपको ध्यान देना है. अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि 30% अगर एडेनिन है, ओके, इफ 30% आर एडेनिन, तो यानी अगर एडेनिन 30% है तो एडेनिन थायमिन के साथ बाइंड करेंगे और ये 30% होगा. ठीक है. हाँ. तो रिमेनिंग कितने हो गए? 40%. सो जी और सी कितने होंगे? तो यहां से जी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो जी आ जाएगा 20%. टोटल 100 होता है. समझ रहे हो? यस. सो द करेक्ट आंसर गोज टू बी योर, यस, 20. चेक करो ये वाला. पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, हाँ होते हैं. ये इसीलिए होते हैं क्योंकि रेपिटेड डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, तो आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट है. कौन सा एंजाइम है जो निक की तरह काम करता है बिटवीन द एडजेसेंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो जोड़ेगा? जोड़ने का काम ग्लू करती है, ग्लू कौन है? लाइगेस. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है फॉर अ जीन शोइंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज क्रॉस्ड विद अनदर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी? यानी यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करने के लिए हमने क्या किया, एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को, यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसे, उसको हमने क्रॉस कर दिया. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल दूसरा है कोई उसके साथ. फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी इनमें से? एब्सोल्युटली 1:2:1, जैसे हमारी F2 जनरेशन के आगे होती है नॉर्मली. ठीक है, लेकिन ये हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फ्लावर कलरिंग में हम करते हैं यहाँ पर. ओके. नाउ कम्स योर, वन सेकेंड, लेट मी गेट यू थ्रू दिस पार्ट, जस्ट अ सेकेंड. ओके. राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. राइबोसोम्स के पास आरएनए है और प्रोटीन्स हैं, फंक्शन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. सो इट इज एविडेंट, दोनों ट्रू है, बट आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ठीक है. ये बताइए, क्रॉसिंग ओवर टर्मिनलाइजेशन, हिस्टोन्स. हिस्टोन्स किसमें रिच नहीं है? नॉट रिच इन. वेरी गुड. सो आस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक भी रिच नहीं है. हाँ, लाइसिन और अर्जिनिन होता है, बाकी ट्रायोसिन एंड फिनाइलएलेनिन और ग्लाइसिन और एलानिन दोनों के दोनों जो हैं वो क्या नहीं है, ये बोथ ऑफ देम आर नॉट सूटिंग इट, रिच नहीं है ये. ओके. ऑल राइट. चलो अभी चलते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट. ऑल राइट. ये चेक करिए. इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है.
ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है डीएनए को 5' to 3' में। प्राइमेज सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमेज को। हेलिकेज ज्वाइन करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के साथ। डीएनए लाइगेज सील करता है और निक करता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन को। बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे। वेरी गुड। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, हेलिकेज ज्वाइन नहीं करता है। यहाँ पर हेलिकेज का काम नहीं है ज्वाइन करना, यहाँ पर कौन ज्वाइन करता है? यस, इसको ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है, जो कि एज अ ग्लू काम करता है। 1, 2 एंड 4। ऑल राइट, ये बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है? हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। लाइसिन आर्जिनिन में रिच होते हैं, ला में, ठीक है। डीएनए को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बाइंड करते हैं। हिस्टोन्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो सामने दिख रहा है कि इसका जो यस, इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2 और 4 है। ये गलत है, यहाँ पर 1, 2 एंड 4 है, ठीक है। चलो, 3 भी ले सकते हैं हम। हिस्टोन्स एब्सेंट, ओके, हिस्टोन्स एब्सेंट है, नहीं, हिस्टोन्स तो प्रेजेंट होता है। सो 1, 2, 3 गोज टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? 1, 2, 3। ओके, आई थॉट यहाँ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, बी केयरफुल। चलो, रिगार्डिंग मियोसिस, मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन होती है मियोसिस 1, और मियोसिस 2 जो है वो कौन सी होती है? वो इक्वेशनल होती है। तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होती है, साइनेप्सिस जाइगोटीन में होती है, क्याज्मेटा विजिबल डिप्लोटीन में होता है, टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस के टाइम पर होती है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका सी आता है। 1, 2, 3, 4 सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? करेक्ट दिए हुए हैं। कौन सी स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा सही लिखी हुई है और करेक्ट लिखी हुई है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसमें 70s राइबोसोम्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन होती है और सिंथेसाइज करता है सारे प्रोटीन्स इंडिपेंडेंटली। तो माय डियर स्टूडेंट, सारे प्रोटीन बेचारा कैसे बना लेगा? पूरी बॉडी मिलके सारे प्रोटीन्स नहीं बना पा रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाएगा? हमारी बॉडी सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करती है, रेस्ट ऑफ देम वी हैव टू टेक थ्रू द डाइट, ठीक है। सो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं, ओके। यस, ऑल राइट, चलिए। So, my dear students, today we'll keep this much for now, and tomorrow we are going to do a little higher level questions, ठीक है। First of all, yes, तो हम थोड़ा higher level questions करेंगे, so stay tuned and definitely practice them, and please spend your lot of time in studies because every minute for you is actually precious for your coming up exams. Till then, have a good day, my dear students. Take care. Bye. Bye-bye.